तो दोस्तों स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम ना 3D स्पेस के गणित को बिल्कुल डिकोड करने वाले हैं, एकदम एक स्पेशल आर्किटेक्ट या कह लीजिए अंतरिक्ष के वास्तुकार की तरह, जो इस पूरे ब्रह्मांड की संरचनाओं का नक्शा तैयार करता है। बहुत ही मजेदार होने वाला है ये। देखिए, किसी भी 3D स्पेस को गहराई से समझने और उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की जो पूरी नींव है ना, वो इन्हीं विशिष्ट वेक्टर अलजेब्रा के ब्लूप्रिंट्स पर टिकी हुई है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आज के रोड मैप पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बुनियादी स्केलर्स और वेक्टर्स के अंतर से, फिर देखेंगे एक वेक्टर की बनावट या एनाटॉमी। उसके बाद हम 3D स्पेस में नेविगेट करना सीखेंगे, फिर निर्माण के नियम यानी लॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन पर बात करेंगे और अंत में इसके सबसे जरूरी एनालिटिकल टूल्स को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपने पहले और सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे स्पेस के गणित के नियमों की नींव रखेगा, स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स। सबसे पहले तो इन दोनों की परिभाषाओं को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। एक स्केलर वो मात्रा है जिसे बताने के लिए आपको सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, बस एक नंबर और बात खत्म। वहीं दूसरी ओर एक वेक्टर को परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ एक दिशा यानी डायरेक्शन की भी सख्त जरूरत होती है। बिना दिशा के वेक्टर अधूरा है। चलिए, इसे असली जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जरा सोचिए, जब हम थर्मामीटर से तापमान नापते हैं तो वो सिर्फ एक अमाउंट बताता है, राइट? जैसे 12 डिग्री या 30 डिग्री। इसके लिए हमें किसी दिशा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जरा एक फुटबॉल मैदान की कल्पना कीजिए। जब आप गेंद को किक मारते हैं तो वो एक वेक्टर का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ताकत यानी फोर्स तो लगानी ही होती है, पर साथ ही अपने साथी खिलाड़ी की तरफ एक निश्चित दिशा भी तय करनी होती है। बिल्कुल सही। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम एक वेक्टर की पूरी चीर-फाड़ करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि इसे स्पेस में असल में कैसे बनाया और परिभाषित किया जाता है। एनाटॉमी ऑफ अ वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को दर्शाने के लिए ना एक इनिशियल पॉइंट यानी उसकी पूंछ या टेल होती है, जहां से ये शुरू होता है, और एक टर्मिनल पॉइंट यानी सिर या हेड होता है, जहां ये खत्म होता है। अब इन दोनों के बीच की जो पूर्ण दूरी है, वही असल में उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड कहलाता है। और यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, अगर आप सिर्फ इसके सिर और पूंछ की दिशा को पलट देना तो ये तुरंत एक नेगेटिव वेक्टर में बदल जाता है, बिल्कुल जादू की तरह। अब सवाल ये है कि एक 3D स्पेस में गणितीय रूप से हम वेक्टर तैयार कैसे करते हैं? खैर, इसके 4 मुख्य चरण हैं। स्टेप 1, डायरेक्शन रेशियोज का पता लगाना। स्टेप 2, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। स्टेप 3, इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके शुद्ध दिशा वाला यूनिट वेक्टर निकालना। और अंत में स्टेप 4, जो डायरेक्शन कोसाइंस को हमारे सामने प्रकट करता है। और यहीं पर ना वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखते हैं तो पता चलता है कि तीसरे स्टेप में जब हमने यूनिट वेक्टर निकाला था ना, तो जो वैल्यूज हमें मिली थी वही असल में सटीक डायरेक्शन कोसाइंस यानी LMN होते हैं। सच बताऊं तो ये 3D स्पेस के किसी भी रहस्य को खोलने की एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। तो वेक्टर्स को बनाना तो हमने सीख लिया। अब वक्त है ये देखने का कि जब हम इन्हें एक विशाल 3D ग्रिड या स्पेस में रखते हैं तो ये आखिर बिहेव कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेक्शन नेविगेटिंग 3D स्पेस की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आ रहा है। आप ही बताइए, क्या समानांतर रेखाओं या पैरेलल लाइंस का बिल्कुल एक ही रास्ते पर होना जरूरी है? सच कहूं तो ये वेक्टर ज्योमेट्री के सबसे आम भ्रमों में से एक है, जिसे हमें अभी के अभी सुलझा लेना चाहिए। इसी को कोलिनियर इल्यूजन या संरेखीय भ्रम कहा जाता है। गणितीय वास्तविकता पता है क्या है? वेक्टर्स को कोलिनियर तभी माना जाता है यदि वे एक ही रेखा के पैरेलल हों। इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लंबाई कितनी है या फिर 3D स्पेस में उनका शुरुआती पॉइंट कहाँ पर है। अगर वे बस एक ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वे पक्का कोलिनियर है। तो यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है वो है लॉ ऑफ फ्री मोबिलिटी का सिद्धांत। आप इससे वेक्टर्स का टेलीपोर्टेशन रूल भी कह सकते हैं। मतलब ये कि गणित में एक वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी आज़ादी से ले जा सकते हैं और वो अपनी पहचान बिल्कुल नहीं खोता। शर्त बस इतनी सी है कि उसका मैग्नीट्यूड यानी लंबाई और उसकी दिशा बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहां तक तो हमने बात की सिंगल वेक्टर्स की, लेकिन जरा सोचिए
क्या होगा जब कई अलग-अलग वेक्टर्स आपस में टकराएंगे या मिलेंगे? यही जानने के लिए हम अपने चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, लॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर हम कंस्ट्रक्शन के नियमों की बात करें तो जब वेक्टर्स को जोड़ा जाता है जैसे कि ट्रायंगल लॉ में, तो ये हमें पॉइंट ए से सी तक पहुंचने का एक बढ़िया सा शॉर्टकट दे देता है। वहीं पैरेललोग्राम लॉ में यही जोड़ एक विकर्ण या डायगोनल तैयार करता है। और हाँ, जब आप किसी वेक्टर को एक स्केलर नंबर से गुणा करते हैं ना, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो ये या तो उस वेक्टर को खींचकर लंबा कर देता है या फिर उसकी दिशा को पूरी तरह से 180 डिग्री पलट देता है। लेकिन जो उसका मूल लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए, अब हम इस पूरी एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं, द एनालिटिकल टूल्स। अब मैं आपका परिचय उन दो सबसे शक्तिशाली फॉर्मूलों से करवाने जा रहा हूं जो वेक्टर्स के आपसी इंटरैक्शन को बिल्कुल सटीकता से मापते हैं। इस थोड़े से जटिल गणित को ना हम शैडो मेटाफोर या परछाई के उदाहरण से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जब डॉट प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोजेक्शन की बात आती है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के फर्श पर अपनी परछाई डाल रहा हो। ये हमें एकदम स्पष्ट कर देता है कि एक वेक्टर का आखिर कितना हिस्सा दूसरे वेक्टर की दिशा में जा रहा है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? अब इस डॉट प्रोडक्ट के कुछ बहुत ही बुनियादी गुण हैं जिन्हें याद रखना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहली और अहम बात, इसका जो फाइनल आउटपुट होता है ना, वो हमेशा एक रियल नंबर या स्केलर होता है। ये कोई नई दिशा या नया वेक्टर नहीं देता। ये कोसाइन फंक्शन का उपयोग करता है, साथ ही ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब अगर आप इनका क्रम बदल भी दें तो नतीजा नहीं बदलता। और हाँ, यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पूरी तरह से परपेंडिकुलर या लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा शून्य होगा। चलिए, अब दूसरे महत्वपूर्ण टूल की तरफ चलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बिल्कुल उलट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक बिल्कुल नया वेक्टर बनाकर खड़ा कर देता है। अगर हम राइट हैंड रूल या दाएं हाथ के नियम को देखें तो पता चलता है कि ये जो नया वेक्टर बनता है ना, ये उन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स के पूरी तरह से परपेंडिकुलर होता है, ठीक वैसे ही जैसे 3D स्पेस में सीधा खड़ा हुआ कोई खंभा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसका आउटपुट एक 3D वेक्टर होता है और ये साइन फंक्शन पर काम करता है। और सबसे जरूरी बात, ये एंटी कम्यूटेटिव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर्स का क्रम पलट देंगे ना, तो जो नया वेक्टर बनेगा उसकी दिशा फिजिकली बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, यानी वो नीचे की तरफ पॉइंट करने लगेगा। और एक आखिरी बात, अगर दो वेक्टर्स समानांतर यानी पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब जो आप देख रहे हैं वो है अल्टीमेट प्रोडक्ट मैट्रिक्स। सच कहूं तो ये स्पेस ज्योमेट्री की एक बेहतरीन चीट शीट है। ये एक ही जगह पर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स के बीच के सारे बुनियादी अंतरों को खूबसूरती से समेट देती है, चाहे वो आउटपुट टाइप हो, एंगल फंक्शन हो या फिर वेक्टर्स के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने की स्थिति में उनके नतीजे हों। ये मैट्रिक्स स्पेस के इस गणित को हमारे लिए एकदम पानी की तरह साफ कर देती है। तो दोस्तों, आज हमने 3D स्पेस की इस गणितीय भाषा को काफी हद तक डिकोड कर लिया है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब स्पेस को नापने और मैनिपुलेट करने के ये अचूक ब्लूप्रिंट्स अब हमारे पास मौजूद हैं, तो जरा सोचिए इस ब्रह्मांड के और कौन-कौन से जटिल वास्तुशिल्पीय रहस्यों को इन फॉर्मूलों के जरिए सुलझाया जा सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।